नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़लेंस के पॉडकास्ट सेगमेंट में। और आज से हम न्यूज़लेंस के पॉडकास्ट का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका न्यूज़लेंस पॉडकास्ट के नाम से एक अलग सोशल मीडिया का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। और हमारे न्यूज़लेंस के पेज पर भी ये शेयर किया जाएगा, जिसमें आपको वैसे व्यक्तित्व से परिचय कराया जाएगा जो समाज के हित के लिए हर समय सकारात्मक पहलुओं पर कार्य करते हैं और हर समय सकारात्मक ऊर्जा के साथ समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए उनका मजबूत कोशिश रहता है। और वैसे ही व्यक्तित्व से हम आपको आज परिचय कराने जा रहे हैं। उनका नाम है धनंजय कुमार उर्फ पुटुस। और धनंजय कुमार पुटुस का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है धनंजय जी आपका। धन्यवाद विनीत जी, बहुत बहुत। और धनंजय कुमार पुटुस किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप तमाम लोग धनंजय कुमार पुटुस को जानते हैं। धनंजय कुमार पुटुस के साथ मैं होस्ट विनीत शर्मा आज इनके साथ इनके समाज सेवा से लेकर राजनीति तक के सफर का तमाम परिचय कराऊंगा और बारी बारी इनके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को आपको सुनाऊंगा। और पॉडकास्ट के शुरुआत में सबसे पहले धनंजय जी हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़लेंस के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। और हमारी शुभकामना भी है न्यूज़लेंस पॉडकास्ट को कि आपने न्यूज़ के क्षेत्र में जो बेहतर काम किया है अभी से आप आगे बढ़ा रहे हैं और आज पहला एपिसोड स्टार्ट करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पुटुस जी। कि आखिरकार धनंजय कुमार पुटुस एक राशन दुकान चलाने वाला, शिबू कॉलोनी बंगाली टोला में रहने वाला, एकाएक राजनीति में कैसे कूद गया? दमधार पोखर में क्या हुआ था आपके साथ? बहुत मार खाए थे। 15-16 लोगों ने मिलकर मुझे मार के गर्दा उड़ा दिया था। मैंने आपको इसीलिए पिटाई करने का काम किया था क्योंकि आपने एक बच्चे और एक कम उम्र के युवा होने के मर्यादा को तार-तार करने का काम किया था। आपके पास पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो गलत किया उसका विरोध करेंगे और करते थे और करते रहेंगे। कि आप दल बदलू हैं, आप पलटू राम हैं, आप टिकाऊ नहीं बिकाऊ नेता हैं। और आपको हम बता रहे कैसे दल बदलू कैसे हैं। बताइए। अभी हमें चुनाव लड़ेंगे, याद रखिएगा। तो हम लोग मूर्ख नहीं ना बना सकते हैं पब्लिक को। जयराम महतो जी के जैसा 32 का खतियान का क्या हुआ? बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 60-40 नहीं चलता हो, कहाँ चल गलो? सबके बुड़वक बना के चल दिल्ली। जी आपका बचपन से जवानी तक और नेता बनने तक का शायद अधिकतर समय धंधार पोखर तालाब के इर्द गिर्द शिबू कॉलोनी, नेहरू रोड, रामगढ़ में ही बीता। लेकिन यहाँ पर स्थित धंधार पोखर तालाब जो बरसों से गंदा था, उसके लिए आपका एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। ये समझ से परे है। सबसे पहला आपका सवाल है कि आपका बचपन कैसा रहा, वो भी रामगढ़ में? देखिए, बचपन हमारा वैसा ही जैसे सब बच्चों का होता है, सिंपल साधारण। और चूंकि मिडिल क्लास से हम लोग थे तो जैसा मिडिल क्लास के बच्चों का होता है उसी प्रकार से हम लोग का रहा। कुछ विशेष वैसा नहीं रहा, संघर्षपूर्ण रहा थोड़ा मोड़ा, लेकिन वैसा विशेष कुछ नहीं रहा। जैसे सब लोगों का सिंपल रहता उसी प्रकार रहा। मतलब ये सोच कैसे आपके मन में आ गई कि एकाएक हमको समाज सेवा करना है, राजनीति के क्षेत्र में जाना है? और कहाँ से आपका राजनीति का उदय हुआ? देखिए, जब भी किसी मजबूर को हम लोग देखते हैं या फिर किसी गरीब को देखते थे तो खुद उसको फील करते थे। क्योंकि हम लोग खुद गरीब परिवार से आते हैं, आप तो जानते हैं। तो उस समय हम लोग को लगता था कि हम लोग ऐसा क्यों कुछ काम करें कि जिससे हर गरीब को कुछ मदद मिल सके, उसका कुछ हम लोग भला कर सके। तो इससे थोड़ा सा प्रेरणा हम लोग को लगा। शुरू से ही, बचपन से ही लगता था कि हम लोग को अगर कहीं मौका मिलेगा तो हम लोग फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों को मदद मिल सके। पुटुस जी, आपका नाम पूरा है धनंजय कुमार पुटुस। पुटुस कुछ अलग सा नाम नहीं लगता है, और क्या मायने है इस पुटुस का? इसके पीछे का भी एक स्टोरी है कि जैसे आप लोग देखते होंगे झारखंड में हमारे पुटुस का झाड़ी बहुत होता है। उसमें एक पुटुस का फूल और फल भी लगता है। तो अक्सर छोटा जब हम थे तो पुटुस का झाड़ी के बीच में ही खेलते थे। तो माँ लोग देख करके खुशी से बोले कि एकदम पुटुस जैसा लगता है, पुटुस का फूल के जैसा। और उसी समय से मेरा नामकरण प्यार से सब लोग पुटुस पुटुस कहने लगे। तो उसी समय पुटुस नाम पड़ा। पुटुस जी, चाहे कोविड के समय की बात हो जो आपने सेवा की, लोग उसे आज भी याद करते हैं।
उस समय किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा, मतलब कोविड का जो दौर था, महामारी फैली हुई थी, उस दौर में एकाएक आपके अंदर कहाँ से ये प्रेरणा आई कि आपको घर घर जाना है, मेडिसिन पहुंचाना है, और मेडिसिन मैन के नाम से आप मशहूर भी हो गए थे? जी देखिए, सबसे जब कोविड का जो समय था वो तो सब लोग ने फेस किया है, और उस समय एक महिला का, चितरपुर प्रखंड के मारंग मरचा एक क्षेत्र है, वहाँ की महिला ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि भैया आपका नंबर हमको कहीं से मिला है, हम ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, कोविड पॉजिटिव हम हो गए हैं, मेरे घर में सभी पॉजिटिव हैं और हमको सैनिटरी पैड चाहिए और थोड़ा सा अगर फल फ्रूट मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, और मेरा बच्चा छोटा, उसके लिए दूध का ज़रूरत है। तो हम जनरली जा कर के ख़रीद करके दवाई दुकान से और फल वगैरह फल दुकान से ले जा कर के और दूध ले जा कर उसको दिए। उस समय ऐसा समय था कि दूर से ही रख करके चला जाना है, तो दूर से रख दिए, वो बेचारी अंदर ले ली ट्रामा सेंटर में। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे जी, और स्कूटी चला रहे थे, तो रास्ते भर हम सोचते आए कि ऐसी एक महिला जिसके पास मेरा नंबर अवेलेबल हो गया, वो हमको फ़ोन कर दी, और जिसके पास नंबर नहीं है, ये न जाने कितने सैकड़ों हज़ारों ऐसे लोग होंगे जो इस कोविड पेंडेमिक में किसी मदद का उम्मीद में बैठे हैं, उनके पास कोई संपर्क नहीं है। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा काम करें, चूँकि सबसे मिलना जुलना नहीं था, तो हम सोचे कि दुनिया क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, नेता क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। धनंजय कुमार पुटुस का जवाबदेही समाज के प्रति क्या है, अपने आप को अगर हम लोग समाज सेवी और नेता कहते हैं तो हमारा जवाबदेही क्या है। तो मैंने कसम खाया कि जब तक जिंदा रहेंगे, अगर कोविड में बच गए, अगर जिंदा जब तक रहेंगे तब तक लोगों का सेवा करेंगे, और हमने अपना एक नंबर जारी सोशल मीडिया में किया, और घर घर जो भी आते थे कोविड पॉजिटिव, उनको दवा हो, दूध हो, किसी प्रकार का जो ज़रूरत का चीज़ रहे वो हम लोग अवेलेबल करा रहे थे। बिल्कुल, बहुत सराहनीय कार्य रहा वो दौर। उस दौर में हर लोग डरते थे, किसी को छूने से भी डरते थे। आपने लोगों के घर घर जाकर, और जैसा कि मेडिसिन मैन वाले आपके जो आर्टिकल्स वगैरह छपे हैं, उसमें ये भी जिक्र था कि आपने बीमार पीड़ित व्यक्ति के भी घर जाकर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए आपने पहुंचाने का काम किया। डर नहीं लगता था आपको उस दौर में? पता नहीं, भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे पे है कि वास्तव में विनीत जी मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा। खाली एक जुनून था कि फ़ोन जैसे ही आता था ना, गाड़ी स्टार्ट किए, तुरंत दवाई दुकान गए, तुरंत दवाई लिए, फल का ज़रूरत है फल लिए, सब्जी मांगा कोई सब्जी लिए, बच्चा का दूध मांगा दूध लिए, और मेरा एक ही टारगेट रहता था कि कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा दे। और मैं तो सिर्फ कोविड पॉजिटिव के पास ही जाता था, जो भी सेफ्टी का प्रिकॉशन लिया जाता था फॉलो करते हुए हम लोग जाके पहुँचाते थे, डर कभी नहीं लगा। आप राजनीति में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ RBSS मतलब रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति भी चलाते हैं। रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के साथ आप एक ब्लड डोनर ग्रुप भी चलाते हैं। कैसे ये सब आपके माइंड में आइडिया आया कि हमको ब्लड डोनर ग्रुप चलाना है? देखिए क्या होता है ना, ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो आपको दुकान में नहीं मिलता, कि अगर कोई पैसा वाला है तो अगर 5,000 रुपये लीटर ब्लड मिल रहा है तो विशाल मेगा मार्ट में जा कर के 10,000 रुपये लीटर दे करके खरीद सकता है। ऐसा व्यवस्था नहीं, इंसान ही दे सकता है। कई बार हम लोग देखते थे कि कोई ज़रूरतमंद का खून का ज़रूरत पड़ा और उसको सोशल मीडिया में डाल रहा है कि खून का ज़रूरत है, कहीं लोगों उसको फ़ोन कर रहा, व्यवस्था नहीं हो पाता था। तो हमको लगा कि जब हम लोग सब काम कर ही रहे हैं, ज़िंदगी भर तो नेतागिरी करना ही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना ही है, कुछ ऐसा भी काम किया जाए जो वास्तव में ओरिजिनल काम हो। तो हम अपने लोगों से, अपने फ्रेंड्स लोग जो समर्थक हैं, उनसे बात किए कि हम लोग एक ब्लड डोनर ग्रुप तैयार करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद हो, जिसको ब्लड का ज़रूरत है, उसे निःशुल्क बिना पैसा का हम लोग उसको ब्लड अवेलेबल करा सकते हैं क्या। तो 10 लोगों का हम लोग का टीम तैयार हुआ, जो बोला कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और आपको बताने हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आज के डेट में RBSS का, रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति का जो ब्लड डोनर ग्रुप चलता है, उसमें से 326 मेंबर अभी हो गए हैं, और हमारा टारगेट है कि 1,000 लोगों का। ज़्यादातर युवा है उसमें? ज़्यादातर युवा है। तो इतने सारे युवाओं को एक साथ संगठित करके आप प्रेरित कैसे कर ले रहे हैं इतना बेहतर काम करने के लिए? क्या कुछ मतलब ऐसा है कि सिर्फ आपको देखकर लोग फॉलो कर रहे हैं, या फिर उनको कुछ अलग ट्रिक से आप समझाते हैं? देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, हाँ, कि आज के युवा समझदार हैं।
और युवाओं से हम लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, खुद करना होगा। और आप अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तब लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो पहला जो ब्लड था वो हम खुद अपना दिए थे, तब लोग उससे प्रेरित हुए और उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ते गया। तो इन सब जो आप काम कर रहे हैं समाज हित से जुड़े हुए, तो आपको राजनीति में आने का क्या जरूरी महसूस होगा? तो समाज सेवा और फिर राजनीति। देखिए, मैं एक बात एकदम खुले तौर पर आपके मन से हम कहना चाहते हैं, कई लोगों को बुरा भी लगेगा, कि राजनीति का मूल है सेवा। और जो भी नेता, कोई भी व्यक्ति हो जो राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और वो सेवा नहीं करता, वो सिर्फ दलाल है। और उसका काम है दलाली, या अपने काम को या तो पैसा बनाने आया है या अपना 2 नंबर का पैसा को बचाने आया है, वो सेवा करने नहीं आया। तो राजनीति का मूल है सेवा, और अगर सेवा ही नहीं करेंगे तो बेकार है राजनीति करना। तो हमारा मानना है कि सेवा करने का एक माध्यम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा कैसे करें, तो उसके लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप किसी एक गरीब रिक्शा वाला को देखते हैं और आपके मन में भाव आता है कि मैं इसका मदद कैसे कर सकता हूँ, सबका एक लिमिटेशन है, बिल्कुल बिल्कुल सीमित आय है, और उस स्थिति में हम एक व्यक्ति का मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम राजनीति के माध्यम से विधायक सांसद बन जाते हैं तो एक सिस्टम में आ जाते हैं, मतलब और जमीन फिर मजबूत हो जाती है। फिर उसके माध्यम से हम लोग जब आगे जगह पर या विधायक बन गया या सांसद बन गया कोई भी व्यक्ति, तो फिर वो एक ऐसा सिस्टम बना सकता है कि पूरे इस क्षेत्र का, हमारे विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कराइए कि कितना रिक्शा वाला है जिसको बैटरी वाला रिक्शा का ज़रूरत है। तो उसके बाद हम लोग एक प्रपोजल ला सकते हैं कि विधायक मत से या सांसद मत से 50 को रिक्शा वाला को हम लोग बैटरी वाला रिक्शा देंगे। तो राजनीति में आए बिना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सिंपल 1-2 का मदद कर सकते हैं। और विधायक या सांसद बनिएगा या संवैधानिक पद पर रहिएगा, आपका फंड रहेगा, या फिर सिस्टम में आप जाइएगा, शासन प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सेवा सबसे पहला, और सेवा को अच्छा रूप से करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों का मदद करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है और संवैधानिक पद पर आना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, अब आपके राजनीति के सफ़र से जुड़े हुए कुछ सवालों को पूछते हैं। पहले आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे, ठीक है? उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और फिर आपको जब भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी से जब टिकट नहीं मिला तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया, ठीक है? बहुत अच्छा वोट भी अचीव आप नहीं कर पाए। मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ने का एकाएक आपका निर्णय जो हुआ, उसके पीछे का वजह क्या था? देखिए, वजह सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहा है और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और एग्ज़ाम देगा ही नहीं, तो ये तो बेईमानी होगी ना। तो अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसको एग्ज़ाम देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से, आज जो भी युवा पॉलिटिक्स में है, वो पंचायत स्तर का हो या फिर जिला स्तर का हो, विधानसभा स्तर हो या लोकसभा स्तर का, जो भी राजनीति कर रहे हैं उसको लाइफ में एक बार चुनाव लड़ना ही चाहिए। सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आप धोखा किसको दे रहे हैं? आपको चुनाव लड़ना चाहिए, बहुत तरह का अनुभव होता है, और वही मैंने किया। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि भले उस समय पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, पार्टी का भी अपना मजबूरी होता है, लेकिन जनता जिताती है और हरवाती है। मैदान जंग में हम लोग उतरे और बिना खर्च का आप लोग तो जानते हैं, हम कुछ खर्च भी नहीं किए थे। मेरे पे बहुत प्रेशर भी था बैठने का, लेकिन उसके बावजूद हम लोग चुनाव लड़े और अच्छा खासा हम लोगों को वोट मिला, और उतना लोग तो विश्वास किए। तो जब जनता आपको लीडर मानने लगेगी तो ऑटोमेटिक है कि आप आगे बढ़ेंगे और आपको आगे भविष्य में। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जनता अभी भी हमारे साथ है। उस समय परिस्थिति कुछ ऐसा बनी थी कि जिस कारण हम लोगों को, जिस प्रकार से हम लोग अपेक्षा किए थे, उस प्रकार से मतलब आप चाहते हैं कि इस बार अगर आपको टिकट मिले तो फिर से आप जीत कर? बिल्कुल, हमारा देखिए हमला का उद्देश्य सेवा करना है, और अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर, चूंकि जनता चाह रही है तभी तो उतना हम लोगों को वोट मिला। भाजपा से निष्कासित कर दिए गए थे आप, लेकिन उसके बावजूद फिर जब यहाँ लोकसभा चुनाव होने लगा तो मनीष जायसवाल जी बतौर सांसद हजारीबाग के प्रत्याशी थे, तो आपने उनके साथ ही जाने का क्यों काम किया? क्या पसंद आया?
देखिए भाजपा में हम लोग शुरू से हैं, ठीक है, और आइडियोलॉजी उसका हमको ठीक लगता है भारतीय जनता पार्टी का। और रहा बात सस्पेंड करने का, तो हमारा विचारधारा वही है, तो पार्टी ही तो हमको लेकर के भी आया। हमको तो बहुत ऑफर था, बहुत पार्टी से था, जेएमएम से था, बहुत सारे पार्टी से था, लेकिन वहाँ विचारधारा मैच नहीं किया और पार्टी जान रही कि हम लोग वफादार हैं। वो जो एक गलत सिस्टम, एक मानसिकता बन गया था कि नहीं आजसू के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। आपके वफादारी का परिणाम भी मिला। हाँ, कि आपको इस बीच में मनीष देखिए जायसवाल जी ने अपना मीडिया प्रभारी, सांसद मीडिया प्रभारी बना दिया और पार्टी में अब आपके नए रोल की शुरुआत हो रही है। हाँ, हम इसमें कहना चाहते हैं जो ज्वाइनिंग का है, इसी बीच में मनीष जायसवाल जी को प्रत्याशी बनाया गया हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का। मनीष जायसवाल जी को मैं शुरू से जानता हूँ, बहुत ही जुझारू और अच्छे व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी इंस्पायर हुए। जब मेरे पास प्रपोजल आया तो हम इंस्पायर हुए। हम उनके बारे में जाएंगे आगे, आपसे उनके बारे में जाएंगे, आपसे पूछेंगे। राजनीति और समाज सेवा, क्या दोनों में संतुलन संभव है? एक और समाज सेवा करते हैं, ब्लड डोनर ग्रुप बनाए हुए हैं, आरबीएसएस के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, सामाजिक संगठन को एकत्रित करने का काम करते हैं, युवाओं को लीड करते हैं, और इधर आप राजनीति की बात करते हैं। क्या दोनों में संतुलन संभव है? बिल्कुल संभव है, इसलिए कि देखिए मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक एक माध्यम है सेवा करने का। और कुछ लोग आते हैं राजनीति में, फिर वो दलाली करने लगते हैं, वो कभी बैलेंस बना नहीं पाएंगे। लेकिन जिनका उद्देश्य है मुझे गरीबों का, दबे का, कुचले का, शोषित वंचित का सेवा करना है, तो राजनीति को और समाज सेवा को बैलेंस बनाकर चलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। फाइनली आप लोग नेता लोग को भी देखते होंगे कि सोशल काम करते हैं तो समाज सेवा ही है ना। और मैंने तो पहले ही कहा कि जो नेता राजनीति में है और वो सेवा भाव से काम नहीं कर रहा, वो दलाल है। बिल्कुल। फुटूस जी, आगे के सवाल पे चलते हैं। आपके अनुसार से रामगढ़ की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका हल कैसे किया जाना चाहिए? देखिए ऐसे तो अनगिनत समस्या है जो कम हो सकते हैं, समाप्त नहीं हो सकते। सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो है कि यूथ का जो है ना, यूथ के साथ बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा समस्या है। इसका दोषी कहीं ना कहीं यूथ भी है। देखिए हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, ये एकदम शाश्वत सत्य है, इसको यूथ को भी मानना पड़ेगा। यूथ क्या कर रहे हैं, आज कोई नेता थोड़ा ट्रेंडिंग में है तो उसके साथ लटक में चल जा रहे हैं। हाँ। कल कोई थोड़ा सा गाड़ी में तेल भरवा दिया उसमें चल जा रहे हैं। कल शाम में कोई बोल दिया कि चल रहे आज हो जाए बनारसी फ्री हो, तो उसमें चल जा रहे हैं। उसको पता ही नहीं यूथ को कि हमको करना क्या है। तो आप भी तो यूथ ब्रिगेड चला रहे हैं, आपके साथ कैसे जा रहे हैं? मेरा कोई यूथ नशा नहीं करता है। हाँ। जो नशा करता है उसको तुरंत हम लोग को पता चलते साथ निकाल के बाहर करते हैं। अच्छा। दूसरा, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे लोगों को कोई खरीद नहीं सकता है। हमारी विचारधारा देख रहे कि अच्छा काम करे तो जुड़े हुए हैं, लोग आते भी हैं जाते भी हैं। लेकिन बोले ना कि हमारा जो विचारधारा के विपरीत कोई जाता है तो हम लोग साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। आप रामगढ़ की स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को किस नज़रिए से देखते हैं और उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव का बहुत ज़रूरत है। अभी भी मैं आप चीज़ को खुले मंच पे कहना चाहूँगा कि आरटीई का, राइट टू एजुकेशन का जो प्रावधान है, अभी भी बहुत सारे, अधिकांशतः जो प्राइवेट स्कूल हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। आरटीई के तहत जो भारत सरकार का जो है कानून, गाइडलाइंस, कि उसके तहत 25% जो गरीब बच्चे हैं जो बीपीएल से नीचे, उनको अपने स्कूल में पढ़ाई के लिए उनको लिए फ्री रहता है। लेकिन स्कूल में जब कोई अप्लाई करता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, यहाँ टाल देते हैं, जिसके चलते आदमी समय बर्बाद ना, उसके लिए इरिटेट होकर के फिर दूसरी जगह चल जाता है। तो उसको भी ध्यान देने का ज़रूरत है। और इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो भी स्कूल, जो भी प्राइवेट स्कूल इस प्रकार का अवहेलना कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है नियम को, उसको आने वाले दिन में हम लोग संज्ञान में लेंगे। और गरीबों का सेवा हम लोग का उद्देश्य है, तो उसको हम लोग पढ़ाई का, स्वास्थ्य का भी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। अभी सदर अस्पताल बना है तो थोड़ा सा कुछ % सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जैसा रामगढ़ जिला जैसा रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को देने वाला जिला है, उस अपेक्षा अभी स्वास्थ्य का व्यवस्था वैसा खास नहीं है। आप तो जानते हैं कि सदर अस्पताल जो पुराना बंद था उसको खुलवाने के लिए हम लोगों को हंगर स्ट्राइक करना पड़ा, आमरण अनशन हम लोग किए, तब वो जाकर के खुला।
अब इसमें क्या होना चाहिए ना कि सरकार को और ज़िला प्रशासन को भी इसमें खुद से पहल करके हर पंचायत में एक मॉडल अस्पताल बनाने की आवश्यकता है, ताकि किसी को भी छत्तर मांडू 12 किलोमीटर दूर शहर से दूर जाना ना पड़े। बिल्कुल, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा अगर सही प्लेटफॉर्म पे चल रही है तो फिर सारा चीज सही मेरा चल बस चले तो हम तो दोनों फ्री कर देंगे। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए। सांसद प्रतिनिधि के नाते आपके कुछ प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट क्या होंगे आने वाले समय के लिए? देखिए, सांसद महोदय ने मुझे बहुत भरोसे और उम्मीद के साथ अपना प्रतिनिधि बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा को हम लोग बरकरार रखें। ऐसे नहीं चमचागिरी करके नहीं, जनता का काम करके, जो भी जनता का काम है, जो जनता कराना चाहती है, सिस्टम से मजबूर है, शासन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, तो सांसद प्रतिनिधि हम लोग को उसी के लिए बनाया गया है कि जो जनता का काम सिस्टम नहीं कर रहा है, प्रशासन नहीं कर रहा है, उसको हम लोग सीढ़ी का काम करें, कड़ी का काम करें और जनता को उसका लाभ दिलाने का काम करें। चुनाव आपने निर्दलीय लड़ने का काम किया था, छावनी क्षेत्र में भी आपने वार्ड का चुनाव लड़ा था, अच्छा वहाँ पर वोट आपको मिला था। रामगढ़ विधानसभा में अच्छा वोट नहीं मिल पाया। आने वाला आगे का भविष्य का प्लान क्या है? क्या नगर परिषद चुनाव भी सर पर है, आने वाला है, लोकसभा विधानसभा चुनाव क्या लड़ने की आपके अंदर योजना है कि आगे लड़ेंगे? देखिए, क्या होता है ना कि कुछ बरसाती मेढक जो होता है, उसी प्रकार का बरसाती नेता भी होता है। जो चुनाव आता है तो चुनाव का 1 महीना पहले पैसा के दम पर, बाहुबल के दम पर मेढक की तरह टटराने आ जाते हैं। लेकिन धनंजय कुमार पुटुस 365 दिन राजनीति करने वाला, सेवा करने वाला आदमी है। ठीक है। तो हम लोग 365 दिन चुनाव का तैयारी में रहते हैं। अगर पार्टी चाहेगी और जनता चाहेगा तो कोई सा भी चुनाव हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। युवाओं को बहुत शॉर्ट संदेश क्या देना चाहेंगे? शॉर्ट में यही युवा को कहेंगे कि रील्स की दुनिया से बाहर आइए और ज़मीनी में, गली मोहल्ला में घूमिए, जनता का तकलीफ को देखिए। डायलॉग मार करके रील्स और स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना तो आपको वास्तविकता को फेस करना होगा, ज़मीनी स्तर पर आना होगा, नहीं मतलब तो जिंदगी की जगह रियल लाइफ को आपको फेस करना होगा और उसके मुताबिक काम करना होगा। अगर आपको ऐसा पावर दे दिया जाए कि आप किसी भी चीज को बदल सकते हैं, तो एक ऐसा चीज रामगढ़ में जो सबसे प्राइमरी पे फर्स्ट आप बदल देंगे? सबसे प्राइमरी में हम अगर करेंगे तो सब 2 लोगों के लिए हम करना चाहते हैं, एक है यूथ और एक महिला। और इसको हम, अगर हमको ऐसा पावर मिलता है तो सबसे पहले उन लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, क्योंकि स्वरोजगार से बन करके वो करोड़पति भी बन सकते हैं। नौकरी करेंगे तो अभी तो देखते होंगे बहुत सारे नेता बरगला के रखते हैं, 4th ग्रेड का नौकरी, चपरासी बनने का, झाड़ू पोछा करने का, वो करवाएंगे हम लोग नहीं। हम लोग मालिक बनवाने के लिए उनको एंटरप्रेन्योर कोर्स कराना है, उसको स्टार्टअप चालू कराना है। और उस प्रकार का अगर हमको पावर मिला तो हर यूथ को अपना व्यापार करने के लिए, अपना आगे बढ़ने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मदद करेंगे कि हर यूथ को 55 लाख रुपया कम से कम मिले, तो वो अपने स्टैंड कर जाएगा। किसी का डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है। आज का यूथ, आप अभी लोन चल जाइए मांगने के लिए, मुद्रा लोन, तो बैंक वाला 75 बार घुमाएगा, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। इसमें डिमोटिवेट हो जाते हैं और आदमी जो यूथ है वो भटक जाते हैं। अगर उन लोगों को 5-5 लाख रुपया मिल जाएगा तो वो सक्सेस करेंगे, 95% सक्सेस रेशियो रहेगा। 3 शब्द जो आपको बाखूबी बयां करते हो, मतलब आप अपने बारे में बहुत छोटे 3 शब्द में बताएं। अपने बारे में बोलना है? बिल्कुल। जैसे प्रभु श्री राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो आप अपने आप को कैसे बयां करेंगे? संघर्षशील, ईमानदार और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत अभी ह+म चल रहा है रामगढ़ में, हिंदू और मुस्लिम की एकजुटता देखने को मिल रही है। चाहे आप रामनवमी में देख लें या फिर मुहर्रम में देख लें, रामनवमी में मुस्लिम भाइयों ने हिंदू को पुष्प वर्षा करने का काम किया, मुहर्रम में हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के त्यौहार में सम्मिलित होकर उनको सम्मान देने का, पुष्प वर्षा करने का काम किया। इस पर क्या राय है? ह+म, हम, और कितना महत्वपूर्ण है ये पूरे देश के लिए? देखिए, इस विषय पर हम कहना चाहेंगे कि भारत का कल्चर यही रहा शुरू से। बिल्कुल। लेकिन हिंदू हो या मुसलमान हो,
दोनों में 2-3% नेगेटिव पर्सन है। मुसलमान कम्युनिटी में भी सब दूध का धुला हुआ नहीं है, हाँ। और ना हिंदू में है। कुछ है जो माहौल को ख़राब करते हैं, बिल्कुल, और उसके चलते पूरा माहौल ख़राब रहता है, और फिर सब मुस्लिम हिंदू को गरियाता है और हिंदू मुस्लिम को गरियाता है। वैसे लोगों को, अपने अपने समाज के लोगों को ही, अभी हिंदू चल जाएगा मुस्लिम को समझाने तो विवाद हो जाएगा, मुस्लिम चल जाएगा हिंदू को समझाने तो विवाद हो जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी को चाहिए कि वो अपने मुस्लिम समाज में जो भी नकारात्मक लोग हैं उसको चिन्हित करके उसको ठीक करें। हिंदू समाज को चाहिए। तस्वीर दिख रही है, इस पर आपका नजरिया क्या है? ऐसी तस्वीर देश के लिए कितनी जरूरत है? देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देश अगर शांत रहेगा तभी ग्रोथ करेगा। जैसे कहते हैं ना कि घर अगर शांत है तो तरक्की होता है, तो देश भी तो हमारा घर है। तो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों को, या सभी कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख, सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे देश के ग्रोथ के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए काम करें, ना कि इस सब में फंसा के रखने। अनेकता में एकता वाला हमारा भारत राष्ट्र है, और इस देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग हैं, सब समाहित होंगे, सब प्यार से रहेंगे। बाग में सब फूल रहना चाहिए ना। बिल्कुल, तभी खूबसूरती बढ़ती है। धनंजय कुमार पुटुष जी, हमने आपके तमाम सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात किया, लोगों को दिखाया, और आपने कैसे मेडिसिन मैन, कैसे ब्लड डोनर ग्रुप आपने बनाया, कैसे आपने रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की, जेएमएम पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, फिर निर्दलीय, फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन डार्क साइड अपना बताएं, आपकी पुरानी बातों को बताएं कि आखिरकार धनंजय कुमार पुटुष, एक राशन दुकान चलाने वाला, शिबू कॉलोनी बंगाली टोला में रहने वाला, एकाएक राजनीति में कैसे कूद गया? दमधार पोखर में क्या हुआ था आपके साथ? दमधार पोखर तालाब का वो दिन याद करिए जब आप राजनीति में नहीं थे, आप एक युवा चेहरे हुआ करते थे। उस टाइम छठ पूजा में क्या हुआ था आपके साथ जो एकाएक आपको राजनीति का कीड़ा काट लिया और राजनेता बन गए आप तो बहुत पुराना बात को उठाए हैं। हकीकत बताए तो उस समय का जो वाकया का आप पूछ रहे हैं, उसमें हम बहुत मार खाए थे। 15-16 लोगों ने मिलकर मुझे मार के गर्दा उड़ा दिया था, और वो भी क्यों? बिना मेरा कोई गलती का। एक दलित बच्चा वहाँ उस आयोजन में जा कर के कॉफ़ी मांग लिया तो उसको मार के भगा दिया गया, और उसी का विरोध करने के लिए जब हम गए, पूछने के लिए गए कि आपने ऐसा क्यों किया एक दलित के साथ, तो उसके अंजाम में, उसके प्रतिक्रिया में मुझे 15-16 लोगों ने जो मिल करके मुझे मारा। उसके बाद मार के घोलटा दिया, हमको घोलट गए। उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद, उस समय आपको याद दिलाना चाहेंगे, एक बहुत ही फेमस इंस्पेक्टर हुआ करते थे, इंस्पेक्टर विजय कुमार जी, बहुत ही अच्छे अधिकारी। उनके कार्यकाल में फिर मुझे थाना में भी ले जा कर के हाजत में डाल दिया गया। और उस जब जितना देर हम थाना में रहे, हमको लगा, यही समझ में आया कि आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, कितने भी सज्जन व्यक्ति हैं, गुड बॉय हैं, लेकिन आपके पास पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना किसी का भला कर सकते हैं, ना खुद को बचा सकते हैं। उसी हाजत से मुझे प्रेरणा मिली कि अब पॉलिटिक्स में जाना है, और पॉलिटिक्स में जाके अपने आप को भी मजबूत करना है, और उसके बाद उसके साथ साथ लोगों का भी भला करना है। जो दबे कुचले, जिस पे अत्याचार हो रहा है, उसको भी हम लोग ताकत देने का काम करेंगे। 300 से ज़्यादा आपका ब्लड डोनर ग्रुप में भी लड़का लोग जुड़ गया है, युवा। जी बिल्कुल, ये काम आप शुरू से करते थे, आज आप इसको एक नया चेहरा दे दिए हैं, ब्लड डोनर ग्रुप का, रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति का। पहले भी आप ऐसा ही टीम चलाते थे जिसमें आप इसी तरह के कर्मों को अंजाम देते थे। वहां पे लोगों ने आपको इसीलिए पिटाई करने का काम किया था क्योंकि आपने एक बच्चे और एक कम उम्र के युवा होने के मर्यादा को तार-तार करने का काम किया था। और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि दलित बच्चे की बात कर रहे हैं, उसको रंग लगाने का आप काम कर रहे हैं। तो माने कि अगर कोई आदमी है, सक्षम आदमी है, और कोई कमजोर आदमी है, कोई बच्चा ही है, तो उस पर अत्याचार करेगा तो बच्चा और बड़ा देखेंगे। जो गलत किया उसका विरोध करेंगे, और करते थे और करते रहेंगे। मैं इस समय ये मत देखिए कि वो हम लोग उस समय छोटा थे, उस समय उम्र हम लोग का उतना नहीं था, हमको जो मारने वाला था मेरे से चाचा दादा का उम्र का था, ये मत देखिए।
हम लोग गलत का विरोध हमेशा से किए, शुरू से उसी का अंजाम था। उस समय हम भी उन लोग का हाँ में हाँ मिला देते तो हमको भी कुछ नहीं होता। हम उन लोग के गलत कामों का, गलत उनका जो निर्णय था उसका हम विरोध किए। यही कारण था कि हमको मार पीला था, मेरे साथ मारपीट यही कारण था कि मैंने गलत का विरोध किया। अगर हम लोग उनका दलाली करते, हाँ में हाँ मिलाते, चमचागिरी करते तो हमको भी वहाँ पर बैठा करके कॉफ़ी पिलाया जाता। तो गलत का विरोध हमेशा होगा। धनंजय कुमार पुटुस जी, एक और आरोप है आपके ऊपर कि आप दल बदलू हैं, आप पलटू राम हैं, आप टिकाऊ नहीं बिकाऊ नेता हैं। और आपको हम बता रहे कैसे दल बदलू कैसे हैं आप, बताइए। आप शुरुआती दौर में झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन किए, कुछ टाइम तक रहे, जब आपको लगा कि वहाँ पे कुछ आपका बन नहीं रहा है तो आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी में आने का काम किया। भाजपा में भी जब आपका बहुत मजबूत ऑरा नहीं क्रिएट हुआ तो आपने भाजपा में रहते रहते रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति बनाने का काम किया, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड एरिया नहीं मिल रहा था, वाइड नेटवर्क रेंज नहीं मिल रहा था, रेंज कमज़ोर हो गया था आपका। उसके बाद विधानसभा चुनाव आता है, बार बार आप कहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मजबूत सिपाही हूं, और एकाएक जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता ने आपको टिकट नहीं दिया, मतलब आप दावेदारी कर रहे थे, आपको जब टिकट के दावेदार के लायक नहीं समझा गया कि आप अभी नहीं लड़ पाएंगे, तो आपने एकाएक पार्टी छोड़ने का और पार्टी के खिलाफ खड़े होकर मैदान में उतरने का काम किया, निर्दलीय चुनाव लड़े। और निर्दलीय चुनाव में आपने बहुत मजबूत और बहुत अच्छी दमदार उपस्थिति नहीं दर्ज कराई जनता जनार्दन। और ये भी आरोप है कि आप जानते थे कि आपको वोट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, आपने बैकडोर से किसी विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर आपने एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ कैंपेन चलाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उस दरमियान के, उनके साथ आपने हाथ मिलाकर इनको हराने की कोशिश की। हालांकि उस दरमियान हारी नहीं रामगढ़ विधानसभा की जो प्रत्याशी थी एनडीए की, वो विजयी हुई। तो ऐसे संगीन आरोप है आपके ऊपर, कैसे बताएंगे आप? ये आरोप आपका आरोप है, नहीं, ये पब्लिक आरोप है। पब्लिक आरोप नहीं है। अपने बारे में कुछ नहीं बोलता। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आपने 3-4 सवाल इसमें किए। पहला आपने कहा जेएमएम का, बिल्कुल ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम लोग तब थे जब हम लोग का लड़कपन था, हम लोग पॉलिटिकल मतलब कि बहुत साउंड नहीं थे, और हम लोग का वो ऐसा दौर था कि कोई भी किसी पार्टी में कोई दोस्त यार भी गया तो उसके साथ लटक में चल गया। जब हम लोग को थोड़ा सा बुद्धि आया और हम लोग थोड़ा मैच्योर हुए और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को हम लोग समझा, तब हम लोग जुड़े और आज तक हम उसी में। आपको बताना चाहते, आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़े, मैंने भाजपा तो आज तक छोड़ा ही नहीं। निष्कासित कर दिए गए थे, तो फिर तो ले भी तो आए। अरे भाई साहब, आप जब विचारधारा के विपरीत काम करेंगे। विचारधारा के विपरीत नहीं, देखिए बताते हैं। आपने कहा कि टिकट नहीं दिया, हर कोई प्रयास करता है, हर भाजपा का जो एक्टिव रूप से काम कर रहा है, चुनाव लड़ने का इच्छा रखता है, तो वो प्रत्याशी बनने का इच्छा भी रखेगा और दावेदारी भी करेगा। लेकिन उस समय में, और आपको बताना चाहिए कि मेरा नाम बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर चल रहा था, उस परिस्थिति में ऐसा इंसिडेंस हुआ कि पार्टी गठबंधन कर रही है आसू के साथ। तो पार्टी जब हुआ तो वहाँ पार्टी का मजबूरी था कि वहाँ पर आसू को ही सपोर्ट करेगा, चूँकि गठबंधन में था। ऐसे में मेरे पास 2 रास्ता था, या तो हम कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन करके उससे चुनाव लड़ जाते, या फिर हम खुद अपना चुनाव लड़ते। मेरा ज़मीर गवाही नहीं दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी के पास जाऊं और टिकट लेकर चुनाव लड़ूं, जबकि मुझे बहुत सारे पार्टियों से ऑफर था। ये आपके ऑन कैमरा हम बता रहे हैं, बहुत सारे था। लेकिन मेरा आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी का है, राष्ट्रवाद का है। इसलिए मैंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए, अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय का रास्ता अपनाया, ना कि कोई दूसरा। अगर जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर मनमुटाव है, तो हम थोड़े हैं कि जैसे होता है ना कि घर में हर घर तरह का मनमुटाव होता है, इसका मतलब थोड़ा कि हम पड़ोसी को अपना पापा बोलने लगेंगे, पड़ोसी को नहीं ना बोलेंगे जी। तो भारतीय जनता पार्टी में हम थे और आज भी हैं, अब रहेंगे, आगे भी रहेंगे। फिर से मान लीजिए संसद चुनाव आता है, विधानसभा आता है, नगर परिषद आता है, फिर से वो लोग आपको यकीनन नहीं समझते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के दावेदार नहीं हैं, तो इस बार फिर से धनंजय कुमार पुटुस सिपाही कार्यकर्ता बना हुआ रहेगा, या फिर किसी और खेमे में जाकर निर्दलीय वगैरह चुनाव लड़ेगा, या फिर और कहीं से उनको ऑफर आने लगेगा? अबरी हमें चुनाव लड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से हम लोग रहे हैं, जब से हम ज्वाइन किए भाजपा, उसके बाद से कहीं नहीं गए।
आप लोग भी देखिएगा, निर्दलीय लड़े थे लेकिन भाजपा छोड़े नहीं और हमें पूरा नहीं भरोसा करती है तब नहीं होगा तो समय देखा जाएगा ना। लेकिन अभी कहना चाहूँगा बदलेंगे नहीं, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं जनता के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे काम को तरजीह देगी और देती भी है, और उस समय देखा जाएगा। अगर पार्टी नहीं कहेगी तो नहीं भी लड़ेंगे। धनंजय कुमार पुटुस जी, आप बड़े ही बतौलाबाज हैं और आप टीआरपी के चक्कर में कि सोशल मीडिया पे कुछ व्यूअर्स इकट्ठा हो जाए, उसके चक्कर में कुछ भी बयानबाजी कर जाते हैं। आपको याद है पुराना बयान जब आपने कहा था कि किसी भी सूरत में जयराम महतो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जयराम महतो ने तो जीतने का काम किया, वो विधायक बन गए, विधानसभा में उनकी एंट्री हो गई। लेकिन आप खुद रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े थे, हार गए, बहुत अच्छा भी नहीं कर पाए। तो हम लोग मूर्ख नहीं ना बना सकते हैं पब्लिक को। जयराम महतो जी के जैसा 32 का खतियान का क्या हुआ? बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 60-40 नहीं चलता हो, कहाँ चल गलो? सबके बुड़वक बना के चल दिली। उसका एक ही एजेंडा था, माननीय विधायक थे जो जयराम महतो जी हैं, उनका एक ही एजेंडा था कि हम बन जाएं, बाकी मेरा कोई नहीं बने, वन एंड ओनली किंग हम रहें। कहाँ अभी डुमरी में चले गए, ठीक है, डुमरी के विधायक बन गए, बड़ा बड़ा बात करते थे ना, ये परिवर्तन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा, कानून के जानकार, पढ़ने वाला स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए कहाँ किए हैं? अभी तो हम सराहना भी उनका किए हैं, जो सम्मानित किए हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे नेगेटिव का बात नहीं है और पॉजिटिव का बात नहीं है, बात अपना जो बोलते हैं उस पर रहना चाहिए। 1932 का खतियान का बोल करके आप चुनाव लड़े, 60-40 नहीं चलते बोल करके आप लड़े, बाहरी भाषा नहीं चलते, कहाँ चल गया ये सब? आखिर डुमरी में सब को रोजगार मिल गया, रोजगार के लिए कितना लोगों को किए? पता चला सबको आंदोलन का नाम पे अपना टीआरपी बनाने के चक्कर में, अपना फेमस होने के चक्कर में मार आंदोलन करवैले, केस हो रहा है, केस खा रहा है इनका जेल कैम्प का कार्यकर्ता। उसका क्या हुआ कार्यकर्ता का? लाश पे राजनीति करवाते हैं। कोई प्लांट में मजदूर मर गया तो पहुंच जाएंगे भीड़ लेकर के, पता चला एफआईआर हुआ, इनका तो कुछ नाम उम आता नहीं है, बाकी कार्यकर्ता पे एफआईआर हो गया। एफआईआर का बाप माँ परेशान हो रहा है कि बेल कैसे होगा, बेलर कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे? इसके लिए क्या किए? टीआरपी का भूख जयराम महतो जी को है, समझे, हमको नहीं है। मेरा 7 लाख फॉलोअर है सोशल मीडिया पे, हमको जरूरत नहीं है टीआरपी का। हम लोग आपके 7 लाख यहाँ दिख रहा, 10 लाख वोट पूरे राज्य की 10 लाख जनता ने उनके टीम पर भरोसा कर, यही नतीजा हुआ। धनंजय कुमार पुटुस जी, सुन भी लिया कीजिए कि आपके ही एनडीए गठबंधन के आजसू को सिर्फ एक सीट पर ही रहने दिया गया। मांडू के तिवारी महतो जी 200 से 250 वोट से जीत पाए, बाकी सब जगह आपके जो एनडीए गठबंधन वाले आजसू थे, सब जगह उनका सफाया कर दिया। हाँ, तो एनडीए का जो है ना, एनडीए किसी को मूर्ख नहीं बनाता है, किसी को झूठ सच नहीं बोलता है, बरगला के वोट नहीं लेता है जाति के नाम पर। वो सिर्फ जाति के नेता, आज भी हम बोलते हैं, सिर्फ एक जाति के नेता हैं। और जब युवाओं को उनका ये चीज़ पता चलेगा कि वो ठगा गए हैं, तब फिर वो कहीं जाएंगे। आज भी तो उनके साथ इतने बड़े फॉलोअर्स रह रहे हैं। आप उनके ऊपर टीआरपी का जयराम के बारे में बात करें, टीआरपी के लिए तो आप कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और कहीं भी कुछ भी बयानबाजी कर जाते हैं। हम लोग जो बोलते हैं उस पर स्टैंड भी करते हैं। वो कहाँ स्टैंड कर, हम तो बार बार बोल रहे हैं, क्या हुआ 32 खतियान का, क्या हुआ 60-40 का? तो खाली वोट लेने के लिए बुड़बक बना दिए, अब वोट आ गया, जीत गए, माननीय बन गए, उसके बाद इस सब के बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। आपने तो पिछले बार यह भी कहा था कि टाइगर जयराम महतो जो हैं वो गालीबाज नेता है, हाथों में संविधान और मुंह पे गाली रखते हैं, सबको गाली देते हैं। लेकिन गाली देने का आरोप तो आपके एनडीए के जो विधायक हैं मांडू के, जो आजसू से हैं, तिवारी महतो जी, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो गाली गलौज की है। तो जो बोइएगा वही ना पाइएगा। क्या बोइएगा कि कांटा बोइएगा और सोचिएगा गुलाब फूल खिले, उसमें नीम बोइएगा और आम खोजिएगा। ऐसे तिवारी महतो जी ने जो बोला वो एआई जनरेटेड, उस पर जांच चल रहा है, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप अगर किसी को गाली दे रहे हैं और आप सोचेंगे कि आपको कोई नहीं दे, तो ये वैसा नहीं होता। तो मतलब आप कह रहे हैं जो बोइएगा पाइएगा, मतलब सही किए तिवारी महतो जी? तिवारी महतो तो बोलवे नहीं किए, तो एआई जनरेटेड है। इन लोग तो है जो माउंटेन ड्यू सुदेश महतो जी पी रहे थे, उसको दारू बना करके वायरल कर दे रहा है इसका आदमी लोग कि सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो दारू पी रहे हैं, पियक्कड़ है और का मताइल का लिख दे रहे हैं। तो जो बोइएगा वही मिलेगा। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे, उसका सराहना करेंगे, तो हमको कोई गाली नहीं देगा।
तो इन लोग का कंपटीशन चलता है, इन लोग का टीम बना हुआ है कि गाली देने का, अभी भी बोलते हैं। जयराम जी- अभी सुनिए, आपका पॉडकास्ट रिलीज होगा, उसके बाद वो गाली मिलेगा हम लोग को। जयराम जी अब क्लियर कर चुके हैं कि उनकी विधानसभा में एंट्री हो गई और अब आपके उनके राजनीति को देखकर पूरा झारखंड जो है ना उनका फॉलोअर्स होता जा रहा है। झारखंड में उनके फॉलोअर्स की और उनके प्रशंसक की और उनके समर्थक की तादाद बढ़ रही है। आने वाले तमाम विधानसभा सीट पर वो पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। वो एक तो बताते हैं कि कभी कभी जो होता है ना कि हम लोग कोई भी लड़का सेंट उंट मार करके मेला देखने जाता तो उसको लगता कि सब हम ही को देख रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी का साथे दो चार को रहता है, उसी को लगता है कि हाँ सेंट का सुगंध आ रहा, बाकी सब अपना मस्त रहता है। वही उनको अभी लग रहा है। अभी आने वाला चुनाव देखिए ना 29 में क्या हाल होगा। कुछ जनता जनार्दन के आपसे सवाल हैं धनंजय कुमार पुटुस जी। संदीप कुमार विश्वकर्मा और विनीत पोद्दार ने आपसे पूछा है कि नया मोड़ से पटेल चौक तक 4 लाइन कब तक बनेगा, यह मैं पूछना चाहता हूं। इसके लिए आंदोलन कब करिएगा नेताजी? इसका जैसे कि हम लोगों को जानकारी है, इसका DPR वगैरह बन चुका है और प्रशासनिक स्तर पर इसको जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए वर्क भी हो रहा है। तो जल्द इसका टेंडर वगैरह हो करके ये रोड बनेगा। कृष्णापुरी बंगाली टोला जहां से आपका राजनीतिक उदय हुआ है, वहां से पर्सनल मैसेज करके मेरे पास आया है कि आपसे पूछें कि नेताजी आपका बचपन से जवानी तक और नेता बनने तक का शायद अधिकतर समय धंधार पोखर तालाब के इर्द गिर्द शिबू कॉलोनी, नेहरू रोड, रामगढ़ में ही बीता, लेकिन यहाँ पर स्थित धंधार पोखर तालाब जो बरसों से गंदा था, उसके लिए आपका एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। ये समझ से परे है। उन्होंने यह भी कहा है कि आप सांसद महोदय को लेकर वहां पर पहुंचे, चूंकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं, एक बार तालाब का निरीक्षण करवा दीजिए, DMFT फंड से इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए निर्देशित करवा दें। चूँकि आपने नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि किन्होंने आपको पर्सनल मैसेज किया है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दिखाने से ज़्यादा काम करने पे विश्वास करता हूँ। और सिर्फ धंधार पोखर नहीं, इसके अलावा भी जितने भी जल के जो रिसोर्स हैं, जितने भी तालाब हैं, उसका संरक्षण के लिए, उसके कायाकल्प के लिए हम लोगों ने माननीय पूर्व में DC को आवेदन भी दिया था, लेटर वगैरह लिखा था, और उसमें आप लोग का भी न्यूजीलैंड का भी बहुत योगदान था। आपने हमारा इंटरव्यू भी किया था और उसका ही कारण नतीजा है कि अभी काम भी चल रहा है और उसका कायाकल्प का या फिर सुंदरीकरण का भी फंड वगैरह भी जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है और अभी धंधार पोखर में काम भी चल रहा है। इसके अलावा 2-3 तालाब में और भी चल रहा है। रही बात सांसद महोदय का विजिट का, तो अगर वहाँ के पब्लिक एक दिन रखते हैं इस कार्यक्रम, तो हम लोग निश्चित तौर पर सांसद महोदय का भी विजिट करवाएंगे, क्योंकि सांसद महोदय हर जनहित का मुद्दा को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं और इसको भी वो जरूर देखेंगे। गौतम महतो पूछते हैं कि आप विधायक कब बन रहे हैं पुटुस? जब जनता चाहेगी। तनवीर आलम और राजेंद्र महतो कहते हैं कि इनका विशेष ध्यान रामगढ़ प्रखंड और रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में रहता है, जबकि इन्हें गोला चितरपुर दुलमी पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी दिल के अच्छे हैं और दिल भेजा है आपको। पहले तो उन लोग दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और गोला चितरपुर दुलमी भी हम लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक ही कहा है कि ज़्यादातर मतलब कि हम लोग 70% या 60% इधर रहते हैं, 40% जब उधर कार्यक्रम होता है या पब्लिक या कोई समस्या आता है तभी जाते हैं। लेकिन चूंकि घर मेरा टाउन में ही है, इसलिए ज़्यादातर समय यहाँ पर बीतता है। आपके और प्रशंसक हैं सिक्की पासवान और रंजन कुमार। वो कह रहे हैं कि धनंजय कुमार पुटुस गरीबों के सुख दुख में रहते हैं खड़ा और वो मसीहा हैं गरीबों के। ऐसे युवा नेता हर किसी को मिलना चाहिए। उन सभी को बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। लोगों का प्यार है और कोशिश रहता है कि जो भी ज़रूरतमंद या कोई मजबूर हमारे पास आए तो उसका मदद करें, जहाँ तक हो पाता है कोशिश करते हैं। इसी के चलते हो सकता है उन लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया हो। अंत में देवरंजन जी हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि रामगढ़ में माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो RBI के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है और माता बहनों के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार कर रही है, इस पर अंकुश कब लगे रहा है? ऐसा एक आध विषय हम लोगों के संज्ञान में आया है कि जिसमें हम लोग काफ़ी गंभीरता से उसे ले रहे हैं और अगर जो पीड़ित हैं अगर वो हमारे पास आते हैं तो उसको निश्चित तौर पर हम लोग
गंभीरता से और लेंगे और जो भी इस प्रकार के माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उस पर कानूनी कार्रवाई और न्याय संगत जो उन पर कार्रवाई हो सकता है वो हम लोग करेंगे। ज़रूरत पड़ा तो उनका लाइसेंस भी रद्द करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। रैपिड फायर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पसंदीदा नेता कौन? योगी आदित्यनाथ। क्यों? मजबूत इच्छा शक्ति वाला। सबसे नापसंद जिस नेता को आप करते हो? जयराम महतो। क्यों? बकैती बाज है और दोस्त को दोस्त से लड़वाता है बाहरी भीतरी करवाने की। पीने में क्या पसंद है? चाय, कॉफी? चाय। अगर नेता नहीं होते तो क्या होते? नेता ही होते। नहीं होते तो हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब चाहिए हमको। नेता ही होते। मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है, नेता ही रहते और नेता ही रहेंगे। आपका पसंदीदा खाना क्या है? माड़ भात। माड़ भात। अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में बताएं। अच्छे इंसान लेकिन भ्रष्टाचारियों के बीच घिरे हुए। गांडे विधायक उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के बारे में बताएं। सत्ता की देन। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री। लीडर, बोल्ड। भानु प्रताप शाही पूर्व मंत्री। फायर ब्रांड नेता। बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री। शांत नेता। मनीष जायसवाल सांसद हजारीबाग। मजबूत इच्छा शक्ति वाले कर्मवीर। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह सांसद। सुस्त। सुस्त। ममता देवी विधायक रामगढ़। एक्सीडेंटल एमएलए। अंबा प्रसाद पूर्व विधायक बड़कागांव। एनर्जेटिक लेकिन गलत पार्टी में। जयराम महतो विधायक डुमरी। रील्स मास्टर। पीयूष चौधरी गिरिडीह सांसद, सीपी चौधरी के पुत्र और युवा आजसू नेता। मेहनत की जरूरत। शहजादा अनवर कांग्रेस नेता। शांत लेकिन सबको ले देकर नहीं चल पा रहे हैं। तिवारी महतो मांडू विधायक। हुड नेता। रोशनलाल चौधरी बड़कागांव विधायक। शांत विधायक। तो आज इस पॉडकास्ट में हम आपसे विदा लेते हैं। लगातार हम इसी प्रकार से किसी नए चेहरे से जो समाज के लिए बेहतरी के लिए और समाज में कुछ अलग कर रहे हैं उनसे हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप न्यूज़लैंड्स पॉडकास्ट के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें अच्छा लगे तो। और किनसे आपकी मुलाकात हम कराएंगे उनके बारे में भी आप बताएं। और धनंजय कुमार पुटुस जी, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपने विचार, अपने जज्बे को यहाँ पर साझा किया। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो दिल में है वही मुंह पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, फिर से मैं विनीत शर्मा आपसे विदा लेता हूँ और अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।